हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी का इस यूनिट 9 लॉजिक एमसीक्यू सेशन में। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो बेसिकली आज हम लोग यूनिट 9 लॉजिक के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो एक एक क्वेश्चंस को आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊँगा और जिन लोगों का लॉजिक का ABCD नहीं आता उनको भी ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो ये मेरा कोशिश है। और एक बात, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। इफ़ P वैल्यू Q इज़ ट्रू, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द ट्रूथ ऑफ P डॉट Q। तो क्वेश्चन को समझो। यदि P वैल्यू Q सत्य है तो P डॉट Q के सत्य के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, या फिर ऑप्शन सी अनडिसाइडेड, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो पहले आप लोग कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। ओके, तो पहले ये देखो कि P वैल्यू Q ये कब सत्य होता है। जब एक यूनिट P या फिर Q सत्य होगा तो ये होल जो स्टेटमेंट होगा P वैल्यू Q ये सत्य होगा, राइट। और P डॉट Q कब सत्य होता है, जब दो यूनिट ही P और Q दोनों एक साथ में सत्य होगा, तभी P डॉट Q सत्य होगा, राइट। तो द ट्रूथ ऑफ P डॉट Q ये कब सत्य होगा, ये पॉसिबिलिटी एक ही है जब P और Q दोनों एक साथ सत्य होगा, राइट। तो यहाँ पर देखो P वैल्यू Q ये ट्रू है, फिर भी हम इसको ट्रू नहीं कह सकते क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी एक ही है, राइट। और इसको फॉल्स भी नहीं कहा जा सकता। तो ये कौन सा होगा, ये अनडिसाइडेड है, राइट। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स ये दोनों की होने की संभावना है, तो इसलिए हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो इसलिए ऑप्शन सी अनडिसाइडेड ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टू व्हिच मूड ऑफ द फर्स्ट फिगर कैन DTC बी रिड्यूस्ड। तो फर्स्ट फिगर के किस मूड में DTC को कम किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए बारबारा, ऑप्शन बी सिलारेंट, ऑप्शन सी डेयरी, या फिर ऑप्शन डी फेरियो। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग ये देखेंगे कि DTC का जो मेन स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो देखो AII, राइट, यही है। और जो ऑप्शन में दिया हुआ है तो देखो बारबारा ये तो AAA, सिलारेंट EAE, और ऑप्शन सी डेयरी AII, राइट। तो देखो ऑप्शन सी के साथ ये रिड्यूस किया जा सकता है, करेक्ट। अब देखो ऑप्शन डी फेरियो EIO, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, डेयरी के साथ DTC को रिड्यूस किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग आर्गुमेंट। तो निम्नलिखित तर्कों पर विचार करें। तो देखो ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट आर इंटेलिजेंट, ये प्रोपोजिशन 1 है। ऑल मेटिकुलस पर्सन्स आर इंटेलिजेंट, ये ऑप्शन 2 है। और सिद्धांत क्या है कि ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट आर मेटिकुलस पर्सन। तो द अबव आर्ग्यूमेंट कॉमिट्स द फैलासी ऑफ। तो ये जो तर्क वाक्य है तो यहाँ पर एक दोष हुआ है, तो वो फैलासी कौन सा है। ऑप्शन ए 4 टर्म्स, ऑप्शन बी इलिसिट मेजर, ऑप्शन सी इलिसिट माइनर, या फिर ऑप्शन डी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। तो देखो यहाँ पर, तो पहले हम इस आर्ग्यूमेंट में टर्म को डिफाइन करेंगे। तो देखो जो माइनर टर्म है वो कौन सा होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट। और मेटिकुलस पर्सन्स ये मेजर टर्म होगा, और जो मिडिल टर्म है वो कौन सा है, इंटेलिजेंट। अब हम देखेंगे कि कौन टर्म कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। तो देखो पहला जो स्टेटमेंट है ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट आर इंटेलिजेंट, तो ये प्रोपोजिशन ए प्रोपोजिशन है, राइट। तो ए प्रोपोजिशन में ओनली सब्जेक्ट टर्म ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, राइट, ये माइनर टर्म, ठीक है।
और ये सिद्धांत जो वाक्य है वहाँ पर भी ए प्रोपोजिशन है, राइट। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इंडस्ट्रियलिस्ट। और देखो ऑल मेटिकुलस पर्सन जो सेकंड प्रोपोजिशन पर है, तो ये टर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, राइट। और देखो सिद्धांत में ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। ये वैलिड आर्गुमेंट्स के जो रूल्स होता है ये वायलेट नहीं करता है यहाँ पर। और देखो जो मिडिल टर्म है इंटेलिजेंट, ये प्रोपोजिशन 1 और प्रोपोजिशन 2 ये दोनों पे कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, राइट। तो ये जो वैलिड आर्गुमेंट्स के रूल्स होता है ये वायलेट करता है। तो वैलिड आर्गुमेंट्स का रूल्स क्या है? प्रोपोजिशन 1 और प्रोपोजिशन 2 इन दो प्रोपोजिशन में एटलीस्ट वन टाइम मिडिल टर्म को डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल ये फैलासी हुआ है, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रूथ फंक्शनल कंपाउंड? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कार्यात्मक यौगिक वाक्य है? तो ऑप्शन ए, जॉन्स डाइड बिकॉज ही एट फिश विथ आइसक्रीम। ऑप्शन बी, he believes that drinking tea in the morning is good for health. Option C, if the plane is hijacked then there is a real cause of anxiety. या फिर ऑप्शन डी, none of these. तो फ्रेंड्स ट्रूथ फंक्शनल ऑपरेटर कौन कौन सा है? डॉट, वेल और इम्प्लाइज, राइट। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है ट्रूथ फंक्शनल पर तो आपको सीधा दिखाई देगा कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब क्यों? देखो ऑप्शन सी पर जो प्रोपोजिशन है ये स्ट्रक्चर्ड किया हुआ है, राइट। देखो इफ़ और देन ये तो इम्प्लाइज के थ्रू कनेक्ट होता है और ये कंपाउंड प्रोपोजिशन भी है, राइट। तो देखो इफ़ द प्लेन इज़ हाईजैक्ड, अगर इसको सिंबलाइज किया जाए तो प्लेन को P समझ लेते हैं और हाईजैक्ड को H समझ लेते हैं। तो P.H देन मीन्स इम्प्लाइज देयर इज़ ए रियल कॉज ऑफ एनेक्सिटी, तो इसको C समझ लेते हैं। तो देखो P.H इम्प्लाइज C। तो आप लोगों का एक होमवर्क है, P.H इम्प्लाइज C। इसको आप लोगों ने ट्रूथ फंक्शनल और ट्रूथ टेबल को इस्तेमाल करके आप लोगों को ये बताना होगा कि ये टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन या फिर कॉन्टिंजेंसी है। तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करके बताइए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस? तो निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित प्रस्तावों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है? तो नो डॉग्स आर कैट्स, कोई कुत्ते बिल्ली नहीं है। सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो पहले हम इसको समझेंगे कि ये कौन सा प्रोपोजिशन है। तो देखो नो डॉग्स आर कैट्स, तो ये ई प्रोपोजिशन है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर यूनिवर्सल नेगेटिव है, राइट। नो डॉग्स ये तो यूनिवर्सल नेगेटिव है, तो इसलिए ये ई प्रोपोजिशन है। और सम डॉग्स आर कैट्स, ये कौन सा प्रोपोजिशन है? ये आई प्रोपोजिशन है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर सम की बात हो रही है और एफर्मेटिव की बात हो रही है, राइट। तो ये आई प्रोपोजिशन है। तो ई और आई के बीच ये कौन सा रिलेशन है? ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है, राइट। ये तो बहुत ही आसान था। अब देखो यहाँ पर कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है उसको भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो चार तरह की प्रोपोजिशन होता है, ए, ई, आई और ओ प्रोपोजिशन, राइट। तो देखो ए और ओ प्रोपोजिशन के बीच जो रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है, और ई और आई प्रोपोजिशन के बीच जो रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है, राइट। तो देखो ए प्रोपोजिशन के अगर सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो ओ प्रोपोजिशन में ये प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। इसका अपोजिट होगा। और ई प्रोपोजिशन में अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन है तो आई प्रोपोजिशन में कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है, राइट। आई होप कि ये आप लोगों ने अब नहीं भूलोगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड इन्फरेंस?
तो निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध अनुमान है? तो देखो, इफ़ P then Q, P therefore Q. ऑप्शन 2, इफ़ P then Q, not Q therefore P. ऑप्शन 3, इफ़ P then Q, not P therefore not Q. और ऑप्शन 4, either P और Q, P therefore not Q. तो बेसिकली ये रूल्स ऑफ इन्फरेंस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम लोग एक एक करके इसको समझेंगे। तो देखो, इफ़ P then Q, P therefore Q, ये तो बिल्कुल सही है, राइट। ये मोडस पोनेंस का जो रूल्स है, MP रूल, राइट, ये इसके साथ मैच करता है। P implies Q, P therefore Q। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है, और बाकी जो 3 ऑप्शंस Q करेक्ट नहीं है वो पहले हम समझ लेते हैं। देखो, तो ऑप्शन 2, इफ़ P then Q, नॉट Q therefore P। तो बेसिकली ये MT रूल्स, मोडस टॉलरेंस रूल्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा है। तो देखो, इफ़ P then Q, नॉट Q therefore not P होता, अगर ये MT रूल्स के बारे में बताना चाहता है तो यहाँ पर बताना नहीं चाहता, तो इसलिए इन्होंने नेगेशन को नहीं दिया है यहाँ पर। अब देखो ऑप्शन 3, इफ़ P then Q, नॉट P therefore not Q। तो ये भी MT रूल्स के बारे में बताना चाहता था, लेकिन यहाँ पर नहीं बोला है। तो देखो, ये करेक्शन कर लेते हैं हम लोग, इफ़ P then Q, तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है नॉट P, ये कंक्लूजन पर आ जाएगा, और जो कंक्लूजन पर है नॉट Q, ये सेकंड स्टेटमेंट में आ जाएगा, राइट। तब ये MT रूल्स होगा। और ऑप्शन 4 देखो, एइदर P और Q, P therefore not Q। तो बेसिकली ये डिसजंक्टिव सिलोजिज्म जो रूल्स होता है उसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन यहाँ पर नहीं बोला है। तो डिसजंक्टिव सिलोजिज्म का रूल्स कौन सा है? P वेल Q, नेगेशन P therefore Q, राइट। इसको अगर हम लोग स्टेटमेंट में कहें तो एइदर P और Q, नॉट P therefore Q। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन पर नॉट दिया हुआ है, ये सेकंड स्टेटमेंट में आ जाना चाहिए था, राइट, तब ये वैलिड इन्फरेंस होता। तो यहाँ पर नहीं हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एज पर द एक्सियोम्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, श्रेणीबद्ध तर्क वाक्य के परिमाण के अभिगृहित के अनुसार ये हेतुपद कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? तो देखो, ऑप्शन 1, द मिडिल टर्म मस्ट बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वंस। ऑप्शन 2, द मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल केसेस। ऑप्शन 3, द मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वंस। ऑप्शन 4, द मिडिल टर्म मस्ट बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द केसेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिडिल टर्म के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 3, द मिडिल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वंस। तो फ्रेंड्स, हम लोग जहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल जो फेलासी थे वहाँ पर डिस्कस किया था कि मिडिल टर्म को एटलीस्ट वंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रेमाइसिस में, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। तो श्रेणीबद्ध प्रस्तावों की शर्तों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ऑप्शन ए, प्रेडिकेट टर्म ऑफ द नेगेटिव प्रोपोजिशंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑप्शन बी, सब्जेक्ट टर्म ऑफ द पर्टिकुलर प्रोपोजिशंस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ऑप्शन सी, सब्जेक्ट टर्म ऑफ द यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने इसके बारे में बताया था अगले क्वेश्चन में। तो देखो, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रेडिकेट टर्म ऑफ नेगेटिव प्रोपोजिशन। तो नेगेटिव प्रोपोजिशन कौन कौन सा है? ई प्रोपोजिशन और ओ प्रोपोजिशन, राइट। तो ई प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और ओ प्रोपोजिशन में प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट। तो
ई और ओ प्रोपोजिशन दोनों में प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अब देखो ऑप्शन बी, सब्जेक्ट टर्म ऑफ द पार्टिकुलर प्रोपोजिशन इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो पार्टिकुलर प्रोपोजिशंस कौन कौन से हैं? आई और ओ प्रोपोजिशन, राइट। तो यहाँ पर बोला है कि सब्जेक्ट टर्म ऑफ पार्टिकुलर प्रोपोजिशन, तो आई और ओ प्रोपोजिशन में जो सब्जेक्ट टर्म है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ये तो बिल्कुल सही है। देखो आई प्रोपोजिशन में तो ना ही सब्जेक्ट टर्म और ना ही प्रेडिकेट टर्म, कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, और ओ प्रोपोजिशन में ओनली प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो यहाँ पर बोला है सब्जेक्ट टर्म ऑफ द पार्टिकुलर प्रोपोजिशन इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये भी सही है। तो ए और बी ऑप्शन हमारा सही है। अब देखो ऑप्शन सी, सब्जेक्ट टर्म ऑफ द यूनिवर्सल प्रोपोजिशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यूनिवर्सल प्रोपोजिशन कौन कौन सा है? ए और ई प्रोपोजिशन, राइट। ए प्रोपोजिशन में तो सब्जेक्ट टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ई प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ए और ई प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो सब्जेक्ट टर्म ऑफ द यूनिवर्सल प्रोपोजिशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ए, बी और सी इन तीनों स्टेटमेंट सही है, राइट। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिलोजिज्म एंड मार्क द करेक्ट कोड। तो निम्नलिखित नीति शास्त्र पर विचार करें और सही कोड अंकित करें। तो देखो, सम डॉग्स आर फ्रेंडली, नो फ्रेंडली एनिमल्स बार्क, देयरफॉर नो डॉग्स बार्क। क्या ये वैलिड सिलोजिज्म है या फिर कोई फलासी यहाँ पर इंक्लूडेड है? तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट प्रीमाइसिस, सम डॉग्स आर फ्रेंडली, ये तो आई प्रोपोजिशन है, और नो फ्रेंडली एनिमल्स बार्क ये तो ई प्रोपोजिशन है, और देयरफॉर नो डॉग्स बार्क ये भी ई प्रोपोजिशन है। और यहाँ पर देखो, नो डॉग्स और डॉग्स, डॉग्स ये जो टर्म है ये माइनर टर्म है, और बार्क ये जो टर्म है ये मेजर टर्म है, राइट। और फ्रेंडली ये जो टर्म है ये मिडिल टर्म है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर जो मिडिल टर्म है फ्रेंडली, यहाँ पर तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, राइट। सेकंड प्रीमाइसिस में नो फ्रेंडली एनिमल्स एंड बार्क, ये तो ई प्रोपोजिशन है, और ई प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। वैलिड आर्ग्यूमेंट्स का और एक रूल्स है कि जो टर्म प्रीमाइसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वो टर्म कंक्लूजन पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इस रूल का वायलेट्स यहाँ पर हुआ है। तो देखो वो कहाँ पर, कंक्लूजन पर अगर हम लोग नज़र डालें तो नो डॉग्स बार्क, राइट। तो ये ई प्रोपोजिशन है, और ई प्रोपोजिशन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट टर्म को देखो डॉग्स, ये टर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और प्रीमाइसिस 1 पर देखो ये तो आई प्रोपोजिशन है, राइट। तो आई प्रोपोजिशन कोई भी टर्म को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है, ना ही सब्जेक्ट टर्म और ना ही प्रेडिकेट टर्म। तो ये टर्म प्रीमाइसिस में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो इसलिए ये कंक्लूजन पर भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर जो फेलासी हुआ है वो है इलिसिट माइनर, मीन्स अवैध पक्षदोष। तो फ्रेंड्स आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस with the same subject and the same predicate are related in such a manner that if one is undetermined, the other must be undetermined. What is the relation? यदि एक ही उद्देश्य और एक ही विधियों के साथ दो मानक रूप श्रेणीबद्ध प्रस्ताव इस तरह से संबंधित है कि यदि एक अनिर्धारित है तो दूसरा अनिर्धारित होना चाहिए, तो उनका संबंध क्या है? ऑप्शन 1 कॉन्ट्रेरी, ऑप्शन 2 सब कॉन्ट्रेरी, ऑप्शन 3 सब ऑल्टर्न, या फिर ऑप्शन 4 कॉन्ट्राडिक्टरी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक ही उद्देश्य और विधियों सेम है, और अगर एक सत्य है तो दूसरा मिथ्या होगा, या फिर अगर एक सत्य है तो ये दूसरा भी सत्य होगा। उनके साथ जो रिलेशनशिप होता है वो उसको क्या कहा जाता है, आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे। लेकिन ये अनडिटरमाइंड के जो रिलेशन है
ये क्वेश्चन आप लोगों ने ये पहली बार देख रहा होगा। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग एक टेबल के थ्रू समझेंगे। तो देखो टेबल यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर U मीन्स अनडिटरमाइंड है और कैपिटल T मीन्स ट्रू है और कैपिटल F मीन्स फॉल्स है और छोटा f और छोटा t भी ये फॉल्स और ट्रू है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, अगर एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो दूसरा भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, राइट। तो देखो यहाँ पर A और O पर अनडिटरमाइंड है और E और I पर अनडिटरमाइंड है। अगर A प्रोपोजिशन अनडिटरमाइंड है तो O प्रोपोजिशन भी अनडिटरमाइंड होगा और E प्रोपोजिशन अगर अनडिटरमाइंड है तो I प्रोपोजिशन भी अनडिटरमाइंड होगा। तो फ्रेंड्स A और O प्रोपोजिशन और E और I प्रोपोजिशन के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो कौन सा होता है, वो तो कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होता है। और कॉन्ट्राडिक्टरी में और ये भी है कि अगर कोई सत्य है तो दूसरा भी मिथ्या होगा, अगर कोई मिथ्या है तो दूसरा सत्य होगा। तो ये अपोजिट रिलेशन भी है और अनडिटरमाइंड भी है। सो आई थिंक इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है ऑप्शन 4 कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर आपको इस क्वेश्चन को बनाने का दूसरा कोई मेथड है तो प्लीज़ हमें बताइए, हम भी इसको सीखना चाहते हैं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने नोट्स भी बना लिया होगा। तो चलिए आप फटाफट से सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए और जमकर पढ़ाई करिए। जय हिंद।